हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़। आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम दिसंबर मंथ से जो इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूज हैं वो कवर करेंगे। सो दिसंबर मंथ के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज रही हैं, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। एक ही सिंगल सेशन के अंदर कैटेगरी वाइज आपको हर एक चीज मिलती जा रही है। 6 कैटेगरीज के अंदर हम दिसंबर की सारी न्यूज को कवर कर लेते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 कैटेगरीज कर ली हैं। डेज हो गए हैं इंपॉर्टेंट, बुक्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ऑब्ituaries का एक सेशन हो गया है। स्टेट न्यूज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं दिसंबर मंथ के, वो भी कवर हो गए हैं। जिन्होंने अभी तक ये सेशन नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक वहां पर अवेलेबल है। दिस ऑल आर इंडिपेंडेंट लेक्चर्स, कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो आप जाकर उन सेशंस को रेफर कर सकते हो। रही बात इन पर्टिकुलर सेशंस को पीडीएफ को लेकर, इन पर्टिकुलर सेशंस के, तो यहां पर 6 कैटेगरीज के अंदर ये सेशंस लिए जा रहे हैं, तो 6 कैटेगरीज को कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ आपको perchumclasses.in पर मिल जाएगी। 6 के 6 कैटेगरीज की एक कंबाइंड पीडीएफ होगी। 7th ऑफ एवरी मंथ आपको इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी और 10th ऑफ एवरी मंथ आपको हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगी। जिन्होंने पीडीएफ बैंक या फिर करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले रखा है परचम ऐप से, सो वहां पर साथ के साथ जैसे जैसे सेशंस होते रहते हैं, इनकी हर एक कैटेगरी की जो अपनी पीडीएफ है वो ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड होती जाएगी। ठीक है, नया साल, न्यू करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स के लिए यू हैव टू टेक दिस। इफ यू विश टू, यू कैन टेक दिस न्यू करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन, जिसमें सारी पीडीएफ डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ्स, ईयरली करंट अफेयर्स जो भी कवर होते हैं वो इस पर्टिकुलर नए पीडीएफ सब्सक्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 2024 के। एक अच्छी बात यह है कि दिसंबर 2023 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, एज अ न्यू ईयर गिफ्ट परचम क्लासेस आपको दिसंबर 2023 की न्यूज इस पर्टिकुलर करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज जो कि दिसंबर मंथ से जुड़ी हुई हैं। पहला आर्टिकल है आपके स्क्रीन्स पर, जिसमें सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने दिल्ली से लॉन्च किया है इंडिया का पहला विंटर साइंटिफिक आर्कटिक एक्सपीडिशन। ये एक्सपीडिशन जो है ये अलाउ करता है साइंटिस्ट को टू कंडक्ट स्पेशल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, वो कंडक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग पोलर नाइट्स। तो कौन कौन से ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर? सो इसमें नेशनल सेंटर फॉर आर्कटिक एंड ओशन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर। सो द ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स for the Arctic winter expedition include researchers from all these इंस्टीट्यूट्स। एक चीज और याद में रखना कि इंडिया 2008 से ऑपरेट कर रहा है एक रिसर्च बेस आर्कटिक के अंदर। नाम पूछ लिया जाए तो हिमाद्री नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार 26 जनवरी को चीफ गेस्ट कौन होंगे रिपब्लिक डे के? वो होंगे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि चीफ गेस्ट रहेंगे एंड ही विल बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे। 2023 के जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो है इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 26 जनवरी मतलब 26 ऑफ जनवरी 1950 फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो वाज द चीफ गेस्ट। तो ये पिछले साल के, इस साल के और सबसे पहली बार कौन थे, ये तीनों इंफॉर्मेशन है। अच्छा, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ERS मोबाइल ऐप। ERS मोबाइल ऐप बोले तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एम क्या है? इस मोबाइल ऐप ये क्या करेगा? ये ऐप, इनका एम है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को एनहांस करना इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे। सो ये जो ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है, ये ऐप मेक श्योर करेगा कि जब भी कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई है दैट रिक्वायर्स एन इमरजेंसी कॉल फॉर असिस्टेंस हाईवेज पे, सो इंफॉर्मेशन रीच कर जाए टू दी ऑन रोड यूनिट्स क्विकली एंड एफिशिएंटली, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में स्विफ्ट रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, ग्राम मनचित्र एप्लीकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किए हैं ये 2 टूल्स। कौन कौन से हैं? ग्राम मनचित्र और एक मोबाइल एप्लीकेशन है एम एक्शन सॉफ्ट। सो ये जो टूल्स हैं, इनका मकसद है ग्राम पंचायत को एम्पावर करना और स्पेशल प्लानिंग को ग्रास रूट लेवल पे और ज्यादा इंप्रूव करना। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देती हूं ताकि
एक और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मनचित्र, सो ये एप्लीकेशन फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है ग्राम पंचायत को टू परफॉर्म प्लानिंग एट ग्राम पंचायत लेवल यूजिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी बोले तो लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आप बेटर विजुअलाइज कर पाओगे वेरियस डेवलपमेंटल वर्क्स को दैट कैन बी टेकन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हो जाएगा फॉर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। सो दैट इज द पर्पस बिहाइंड इट। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन। ये हेल्प करेगा इन कैप्चरिंग फोटोज विद जियो टैग्स फॉर द वर्क्स विच हैव एसेट्स एज एन आउटपुट। तो बेसिकली जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ जो प्रोग्राम प्लानिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो, इसीलिए ये 2 टूल्स लॉन्च किए गए हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्रों। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इट इज डेवलप्ड बाय ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, अबाउट एग्रोनॉमी टू ज्यूट फार्मर्स। तो अब यहां पर थोड़ा ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 1971 में इट वॉज सेटअप। ये एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं फॉर द एनहांसमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ज्यूट क्रॉप एंड द लाइव्स ऑफ ज्यूट ग्रोवर्स। सो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। 2-3 सिंपल सी बातें हैं, आप याद में रख ही सकते हो। उसके बाद एक पोर्टल है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है किस लिए? For accessing, for sharing, for analyzing this geospatial information across India. ये इनिशिएटिव जो है it will be spearheaded by, कौन लीडर होगा, कौन देखेगा? It will be by Geological Survey of India and भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहां पर हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। 1851 में इट वॉज सेटअप प्राइमरीली टू फाइंड कोल डिपॉजिट फॉर द रेलवेज। इसका मेन फंक्शन जो है वो रिलेट करता है अपडेटिंग, क्रिएटिंग जो भी नेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उन सब के रिगार्डिंग, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट, तो ये सब कुछ किया जाता है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये अटैच्ड ऑफिस है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता। अच्छा, आप एसएससी जनरल अवेयरनेस को अगर टारगेट कर रहे हो 2024 के लिए, सो परचम क्लासेस इज हेयर फॉर यू, जिसमें आपको एक कोर्स ऑफर किया जा रहा है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, हर एक सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ होंगे डाउनलोडेबल फॉर्मेट के अंदर, लाइव सेशंस होंगे जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो लाइव आप फैकल्टी से मिल सकते हो, अपने डाउट्स रख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिटेल डिस्कशन होगी। 10 मॉक पेपर्स भी होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप परचम क्लासेस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये है आपके पास नंबर्स, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड परचम क्लासेस 06@gmail.com पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडटेक मित्रा पोर्टल। अब ये मेडटेक मित्रा पोर्टल, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। सो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो मेडटेक इनोवेटर्स हैं उनको असिस्ट करना इन क्लिनिकल इवैल्यूएशन, रेगुलेटरी फैसिलिटेशन, नए प्रोडक्ट्स की अपटेक। देखो, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट ना रह के अगर हमारे पास एक ऐसा पोर्टल हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम चीजों को आसान कर पाए, क्लिनिकल इवैल्यूएशन को, जो भी इनोवेटर्स इस फील्ड में लगे हुए हैं उनको हेल्प कर पाए, असिस्ट कर पाए, चीजों को सिंप्लीफाई कर पाए, सो ऑब्वियसली आप अपने इंपोर्ट्स को कर पाओगे, क्योंकि मेक इन इंडिया की जो बात है, राइट। सो द पोर्टल विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ नीति आयोग अटल इनोवेशन
मिशन। तो ये जो न्यू इनिशिएटिव है जिसकी मैं बात कर रही हूं, ये यही कह रहा है, ये फैसिलिटेट करता है इंडिजीनियस डेवलपमेंट की, हमें जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है इस सेक्टर का वो कम करके इंडिजीनियस डेवलपमेंट क्यों ना करें, जो कि अफोर्डेबल हो, क्वालिटी मेडटेक डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक यहां पर डेवलप हो, राइट, और इंपोर्ट भी कम हो। तो ये एक ऐसा पोर्टल है दैट विल प्रोवाइड एंड टू एंड गाइडेंस टू स्टार्टअप्स, ताकि उनकी जर्नी, आपके पास से कोई आइडिया है, आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, बस असिस्टेंस नहीं है, हेल्प चाहिए, तो ये सब चीजें जो हैं वो यहां से पूरी हो सकती हैं, ताकि एंड टू एंड गाइडेंस हो और स्मूथ हो। ठीक है। भूमि राशि पोर्टल। अब क्या होता है, नेशनल हाईवेज के लिए जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब वो कॉम्प्लेक्स ना हो, वो प्रोसेस स्पीड अप हो, इजी हो, लेस पेपर वर्क हो, सो उस ऑब्जेक्टिव से भूमि राशि पोर्टल जो है वो लाया गया। एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिसेंटली सेड कि 1467 प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी दे हैव बीन अंडर दिस भूमि राशि पोर्टल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर नेशनल हाईवेज। ये एक बाइलिंगुअल एप्लीकेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, ताकि इसकी यूजिबिलिटी आसान हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया है इस थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली के अंदर। दिस इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। देखो यहां पर आप चाहते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना, जहां पर सेंटर और स्टेट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर करनी है तो साथ में मिलकर करे, एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को आप एनकरेज कर रहे हो, पार्टनरशिप को एनकरेज कर रहे हो बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला कॉन्फ्रेंस धर्मशाला के अंदर हुआ था 2022 में, दूसरा कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर in January 2023, right? So first conference was held in Dharamshala in 2022. तो पहला ध्यान में रख लेना। मेन फोकस जो है ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज दिस ईयर इज ईज ऑफ लिविंग। तो यहां पर इस कॉन्फ्रेंस में 5 सब थीम्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड: लैंड एंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड स्कूलिंग, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी मैंने बात करी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक वही कॉन्सेप्ट है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर कोऑपरेटिव दोनों लोग आपस में, मतलब बोथ साइड्स कोऑपरेट और कॉमन प्रॉब्लम्स को मिलकर साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज। इंडियन साइंस कांग्रेस ISC एक प्रेस्टिजियस और एक इन्फ्लुएंशियल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में मीट करती है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विड्रो फ्रॉम होस्टिंग दिस 109th ISC। तो पहले आप ये अगर पूछा जाए कि LPU ने होस्ट किया, नहीं, इट वॉज फाउंडेड। अब रही बात ISC की, तो इट वॉज फाउंडेड इन 1914 टू स्टिमुलेट साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, राइट। नाम से पता चल रहा है इंडियन साइंस कांग्रेस, जैसे कि मैंने बताया कि इन्फ्लुएंशियल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो साइंटिफिक रिसर्च को स्टिमुलेट करने के लिए ही 1914 में ये फाउंड करी गई थी। एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि आती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस बार की थीम क्या रही इसकी? ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट इंडियन आर्ट एंड डिजाइन बिनाले एट रेड फोर्ट। तो IAADB इंडियन आर्ट एंड डिजाइन बिनाले इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इट बेसिकली इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। कहां पर? रेड फोर्ट में। ये बेसिकली अलाइन करता है विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन। क्या विजन है? एक कल्चरल इनिशिएटिव लाने का, राइट। तो यहां पर देखो, हम वी आर वेरी रिच इन कल्चर, कल्चरल एनरिच सिटीज हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन द क्रिएशन ऑफ कल्चरल स्पेसेस इन 5 सिटीज, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी। एक बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है एंड सेड दैट इट विल फर्दर एनरिच दीज सिटीज कल्चरली। जैसे कि मैं बता रही थी, कल्चरल इंपॉर्टेंस को और ज्यादा आगे लेकर आया जाए, जो सिटीज का कल्चर है वो और ज्यादा एनरिच हो। सो यहां पर उसी विजन के साथ ये इंडिया का फर्स्ट इंडियन आर्ट एंड डिजाइन बिनाले जो है वो भी इनॉग्रेट किया गया है टू डेवलप अ फ्लैगशिप ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव इन द कंट्री। और प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन भी अनवील किया है यहीं पर ही। अच्छा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 27th WAIPA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड कहां पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहां पर? एट इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि। सो WIC मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया पहली बार।
National Investment Promotion and Facilitating Agency of the Government of India and Department for Promotion of Industry and Internal Trade are organizing this conference. So ये WAIPA की जो conference है, हम यहाँ पर WAIPA के बारे में भी बात कर लेते हैं. It stands for World Association of Investment Promotion Agencies. 1995 में it was founded. कहाँ पर? जिनेवा में, as non-governmental organization. इसका aim क्या है? इसका aim है to provide investment promotion agencies to grow their economies. और यहां पर इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी इस बार? एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, आईपीएस पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ. ठीक है. ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट. इंडिया होस्टेड दिस 3-day ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट. 8th एडिशन था इसका. न्यू दिल्ली के अंदर होस्ट हुई है समिट. एंड ये समिट ने कैसे टॉपिक को एड्रेस किया? नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल सिक्योरिटी. सो ये पूरा थीम था. थीम एज इन द टॉपिक्स जो रिवॉल्व करे इस पर्टिकुलर समिट में. द समिट एड्रेस दिस टॉपिक. थीम था ऑफ दिस जियो टेक्नोलॉजिकल समिट, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. अगला है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023. इसका वेन्यू गया था न्यू दिल्ली. फोरम जो है दिस इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म, जहां पर अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव सब साथ में आते हैं. किस लिए? टू डिस्कस पब्लिक पॉलिसी इश्यूज जो कि रिलेटेड है इंटरनेट से. इस बार का थीम क्या है? मूविंग फॉरवर्ड, कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा. द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज एन इनिशिएटिव जो कि एसोसिएटेड है विद यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2021. यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर NSTI प्लस. NSTI प्लस बोले तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. कहां पर? एट जटनी इन उड़ीसा. तो उड़ीसा में NSTI प्लस मतलब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है. इसका एम ये है उड़ीसा की यूथ को अपलिफ्ट करना विद डिमांड ड्रीवन वोकेशनल एजुकेशन. जिस चीज की डिमांड है आप वैसी स्किलिंग दो, तो स्किल डेवलपमेंट को और ज्यादा फोस्टर करना. ठीक है. डिक्सन टेक्नोलॉजी इन नोएडा. अ न्यू फैक्ट्री ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी इन नोएडा इनॉग्रेट करी गई है. इसका एम ये है स्मार्टफोन इकोसिस्टम जो है उसको यहां पर लोकल बूस्ट करना. सो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर. किसका? टेलीविजन के, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, LED बल्ब्स फॉर कंपनी सच एज सैमसंग, Xiaomi, पैनासोनिक एंड फिलिप्स. 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इसके इंडिया के अंदर. ठीक है जी. प्रेस मड, जिसको हम फिल्टर केक या फिर प्रेस केक भी बोलते हैं, ये किसका बाई प्रोडक्ट है? सबसे पहले सवाल ही यही आएगा. ये शुगर केन का बाई प्रोडक्ट है. शुगर केन का ये बाई प्रोडक्ट प्रेस मड जो है ये हेल्प कर सकता है इन जनरेटिंग 4,60,000 टन्स ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस. तो ये जो फीड स्टॉक है ना, इट कैन बी यूटिलाइज एज अ फीड स्टॉक. प्रेस मड को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, और वहां से सब्सिक्वेंटली प्यूरिफिकेशन के बाद यू कैन क्रिएट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस ऑल्सो. राइट. जिसकी मैं बात कर रही हूँ 4,60,000 टन ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस कैन बी जनरेटेड. इट इज वैल्यूड एट 2,484 करोड़. कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंक्रीज इन कोपरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 2024 सीजन. राइट. कोपरा मतलब गरी, गोला, जो कि ड्राइड पोर्शन होता है कोकोनट का. तो MSP जो है 2024 के लिए इस पर्टिकुलर कोपरा का, इसको अप्रूव किया गया है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. और यहां पर जो MSP है वो बढ़ाया है बाय 300 रुपीज पर क्विंटल एंड फॉर बॉल कोपरा 250 रुपीज पर क्विंटल. जो ये कोपरा है इसमें जैसे मिलिंग कोपरा जो है वो केरला में प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है, और तमिलनाडु के अंदर बाल कोपरा इस बेसिकली जो मिलिंग कोपरा है इट इज प्राइमरीली प्रोड्यूस इन केरला एंड तमिलनाडु, और जो ये अपना बाल कोपरा है ये प्रोड्यूस होता है कर्नाटका के अंदर. ठीक है. MSP जो बड़ा है वो हो गया है 300 रुपीज पर क्विंटल. साथ ही साथ कुछ और क्रॉप्स जो है रहती हैं अंडर MSP वो देख लेते हैं. कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस प्रपोजेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, CACP. तो पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस एक डिसेंट्रलाइज एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. 1965 के अंदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन. इसका नाम था पहले 1965 में. फिर 1985 में इसका नेम बदला और नाउ इट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि इट प्रपोजेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस कितने कॉमोडिटीज के लिए? 22 मैंडेटेड कॉमोडिटीज एज वेल एज फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइसेस फॉर शुगर केन ऑल्सो. तो यहां पर जो कंपल्सरी प्राइस, जो कंपल्सरी क्रॉप्स हैं उसमें कितनी क्रॉप्स आती हैं? 14 खरीफ क्रॉप्स, 6 रबी क्रॉप्स और 2 कमर्शियल क्रॉप्स. ठीक है.
आगे चलते हैं, भारत ब्रांड के अंदर सरकार चावल बेच रही है एट ₹25 पर केजी। सो जो चावल के रेट है उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेल राइस एट ₹25 पर केजी अंडर भारत ब्रांड। और इसी ये डेटा है ऑफ द कंज्यूमर मिनिस्ट्री। द इन्फ्लेशन ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाय कितने परसेंट? 14.1% इस साल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एवरेज प्राइस कितना रीच कर चुका है? 43.3 पर केजी। एंड ये जो चावल जिसकी हम बात कर रहे हैं, द राइस दैट विल बी सोल्ड, इट विल बी सोल्ड थ्रू नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन एंड केंद्रीय भंडार आउटलेट्स। तो यहां पर ना कुछ और आपके पास प्राइस भी है कि इसका प्राइस है, इसका प्राइस है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेलिंग फ्लावर एंड ग्राम पल्सेस एट चीपर रेट्स अंडर द भारत ब्रांड। तो यहाँ पर रेट दिए हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च भारत आटा एट अ प्राइस ऑफ 27.50 पर केजी, और ये अवेलेबल करवाया जाएगा 10 किलो और 30 किलो के पैक के अंदर। और यहाँ पर 1 केजी पैक ऑफ ग्राम पल्सेस विद भारत ब्रांड, वो इज बीइंग सोल्ड एट अ रेट ऑफ 60 पर केजी। 2000 रिटेल पॉइंट्स हैं जिन्हें क्रिएट किया गया है अक्रॉस द कंट्री टू सेल दीज प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब थोड़ा सा ना नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, राइट। तो रही बात इसकी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग दीज, जो हमारी स्कीम होती है ना प्राइस सपोर्ट स्कीम, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर द परचेज ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेस एट द प्राइसेस जो कि सरकार ने सेट किए हैं to support the farmers, to support the income of the farmers. So it was established on 2nd October 1958 under the Multi-State Cooperative Societies Act. ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है, ये मैंने आपको बताया ही है, फॉर द प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर द परचेज ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस एट मिनिमम प्राइसेस। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, एक इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। चेयरमैन इसके हैं बिजेंद्र सिंह जी, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। जल इतिहास उत्सव ऑर्गेनाइज्ड एट कहां पर? जहाज महल दिल्ली के अंदर। इस पर्टिकुलर उत्सव का, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना। कैसी अवेयरनेस? टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर हेरिटेज साइट्स। तो जल इतिहास, जो वाटर हेरिटेज साइट्स है उनकी कंजर्वेशन, और ये लोगों तक अवेयरनेस लेकर आना कि कंजर्व करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो इनर्ट वेस्ट मटेरियल है ना, उसको रीयूज करने की बात है यहां पर अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज डेवलप्ड अ पॉलिसी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इनर्ट वेस्ट। इनर्ट वेस्ट मतलब जो वेस्ट जो कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस ओवर द टाइम नहीं होते हैं ज्यादा, हालांकि हाँ एनवायरमेंट में भी डज नॉट पॉज अ थ्रेट, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हम जो यहाँ से सॉलिड वेस्ट से जो इनर्ट मटेरियल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। कैसे? वी कैन बिल्ड एम्बैंकमेंट्स अलोंग साइड नेशनल हाईवेज, राइट। सो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है टू रिड्यूस कॉस्ट एंड रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है जी। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ऑलरेडी इनर्ट मटेरियल के यूज से फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन में उसको यूज किया है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स? ढोलेरा प्रोजेक्ट अहमदाबाद में, फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंदर, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दैट कनेक्ट्स NH44, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे ऑन NH48 इन दिल्ली, गार्बेज फ्रॉम दिल्ली 3 लैंडफिल साइट्स। वो कौन कौन सी साइट्स है? ढोलेरा, गाजीपुर, ओखला और भालसवा। तो यहां से भी जो गार्बेज है, जो इनर्ट मटेरियल्स है, दैट विल बी यूज्ड टू बिल्ड द कैपिटल्स 3rd रिंग रोड, अर्बन एक्सटेंशन रोड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलो इसी के साथ स्वच्छ भारत अभियान को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन इन द कंट्री बाय 2019। फिर आया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। इससे मिनिस्ट्री कौन सी जुड़ी हुई है? वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री। ये पर्टिकुलर मिशन जो है 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था टू अचीव गार्बेज फ्री सिटीज विजन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 साल के लिए, मतलब इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड क्या है? 2021 से 2026, 5 साल हो गए ना। इसी से जुड़ा हुआ मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 कब लॉन्च हुआ था। तो अब तो आंसर पता चल गया, दैट इज अक्टूबर 2021। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्कीम है
नमो ड्रोन दीदी स्कीम। और इस स्कीम के तहत क्या होगा, इस स्कीम के तहत 15,000 ड्रोन जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे टू 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो बेसिकली ये प्लान है कि वी विल प्रोवाइड 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन्स दिए जाएंगे, जिसका इस पूरे स्कीम का आउटले कितना है, 1261 करोड़। ये ड्रोन्स जो है बेसिकली इट विल बी यूज टू रेंट आउट सर्विसेज फार्मर्स को, जो अपने एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए फिर इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इस स्कीम के अंदर होगा क्या, ड्रोन्स किसको दिए जाएंगे, टू 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर, आपका गांव, आपके गांव की लाइफ हिस्ट्री, उसके इथॉस हैं ऑफ द इंडियन विलेजेस, तो क्यों ना वो हर किसी तक पहुंचे, राइट, जो रियल टाइम विजिटर्स हो, जो वर्चुअल हो। तो यही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एजेंडा है। सो नेशनल मिशन इज बीइंग रन इन कोऑर्डिनेशन विद, तो ये पूरा जो गवर्नमेंट ने अनवील किया है प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इज बीइंग रन इन कोऑर्डिनेशन विद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो प्रोजेक्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, ये क्या करेगा, ये विलेज हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करेगा। ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको कंपाइल करेगा, वहां की लाइफ, वहां की हिस्ट्री, वहां के इथोस ऑफ द इंडियन विलेजेस, ताकि वो फिर अवेलेबल करवाए जाए टू वर्चुअल एंड टू रियल टाइम विजिटर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नारी अदालत एक कंपोनेंट है, वो है मिशन शक्ति का। मैं मिशन शक्ति के बारे में बात करूंगी क्योंकि एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि किस लिए है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू इंप्लीमेंट दिस कंपोनेंट, फेज्ड मैनर में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। नारी अदालत, नारी अदालत बेसिकली विमेन ओनली कोर्ट्स हैं जो कि विलेज लेवल पे एस्टैब्लिश होंगे। ये कोर्ट बेसिकली एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉरम, इट विल सर्व एज लाइक दैट। जैसे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के इशू होते हैं, या एनी इशू दैट इज चैलेंजिंग पेट्रियार्कल सिस्टम, तो वो यहाँ पर देखे जाएंगे। नारी अदालत, अब नारी अदालत से जुड़ा हुआ है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति तो एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है ना। टोटल अप्रूव्ड आउटले अगर पूछ लिया जाए इस मिशन शक्ति का, वो कितना था, 20,989 करोड़, जिसमें सेंट्रल का शेयर 15,761 करोड़ और स्टेट का शेयर 5,228 करोड़। मिशन शक्ति के अंदर दो सब स्कीम्स हैं, संबल और समर्थ्य। संबल स्कीम जो है ये बेसिकली है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन। इसके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं जैसे वन स्टॉप सेंटर हो गया, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी नारी अदालत। और समर्थ्य जो है वो है बेसिकली एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए, जिसके अंदर इसके कंपोनेंट्स हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना, शक्ति सदन, शक्ति निवास। तो ये सारे पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर सब स्कीम के, कंपोनेंट्स आप कह सकते हो। ठीक है जी। रैंप प्रोग्राम, रैंप प्रोग्राम बेसिकली इसमें 3 सब स्कीम्स अभी लॉन्च करी गई हैं। पहले हम इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्रोग्राम जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और अभी मिनिस्ट्री लेकर आई है 3 नई सब स्कीम्स अंडर दिस प्रोग्राम। सब स्कीम्स की बात करूंगी, पहले हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है। तो इस स्कीम का पूरा आउटले है 6,062.45 करोड़ का, जिसमें से 3,750 करोड़ वुड बी अ लोन, वर्ल्ड बैंक से आएगा ना, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है। और बाकी जो है इट विल बी फंडेड बाय इंडिया 2,312.45 करोड़। तो नंबर्स हैं, याद में रख लो। अच्छा, इतना आउटले है, इतना वर्ल्ड बैंक देगी और इतना इट विल बी फंडेड बाय इंडिया। अब इसमें जो 3 सब स्कीम्स आई हैं उनसे पहले मैं इस स्कीम का मकसद बता देती हूँ। ये प्रोग्राम का गोल क्या है। ये प्रोग्राम का गोल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए आसान बनाना कि वो कस्टमर तक रीच करे, ऑर्गेनाइजेशंस को, सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना दैट हैंडल द थिंग्स नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। कैसे नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपस में साथ में काम कर सकते हैं, दे कैन सपोर्ट ईच अदर, हाउ यू कैन डील विद प्रॉब्लम्स लाइक बिजनेसेस दैट आर नॉट गेटिंग पेड ऑन टाइम। तो ये सारे चीजों के वो डील करना, सिस्टम को और आसान बनाना, मेकिंग इट ईजियर कि स्मॉल बिजनेसेस कस्टमर तक पहुंचे, उनको एनकरेज करना कि भैया एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस करो, गोइंग ग्रीन। तो ये सारे गोल हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के। अब इसमें 3 सब स्कीम जो हैं वो नई आई हैं। तीनों सब स्कीम कौन सी हैं, पहली तो है एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। गोल क्या था, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना है ना अपने बिजनेसेस के साथ। तो ये स्कीम यही कहती है टू हेल्प एमएसएमईज कि भैया ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, और इसके लिए आपको इंटरेस्ट सबवेंशन, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट सरकार देगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इस पर्टिकुलर सब स्कीम के लिए कौन सी है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। व्हेन इट वाज फाउंडेड,
2 अप्रैल 1990 और हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ के अंदर। ये तो हो गई अपनी पहली सब स्कीम। अब चलते हैं दूसरी सब स्कीम पे, दैट इज एमएससी स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर इकोनॉमी? रीयूज करना, चीजों को रिसाइकिल करना, रिड्यूस करना, है ना, रिसाइकिल करना, रीयूज करना, तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी। ये सब चीजें करें आप, और इसके लिए इफ सरकार सपोर्ट करेगी थ्रू क्रेडिट सब्सिडी, और जो एमएसएमई सेक्टर का जो सपना है इट विल लीड टू दैट ऑल्सो, जो क्या कहता है जीरो एमिशन की तरफ होना बाय 2070। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सिडबी। अब बची थर्ड, एमएसएमई स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डीलेड पेमेंट। तो डीलेड पेमेंट जो होते हैं फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ऐसे इंसिडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, लीगल सपोर्ट देने के लिए आप मॉडर्न आईटी टूल्स को यहां पर साथ में सिनर्जाइज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो, राइट। और इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज, राइट। सो इट इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। अब इसी के साथ साथ ना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम भी जुड़ी हुई है, दैट इज रन बाय द सेम मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री की ही ये स्कीम है। लेकिन अभी क्या हुआ है, क्या चेंज आया है, ये जो प्रोग्राम है ये अब कंप्लीटली फ्री है फॉर बिजनेसेस लेड बाय विमेन। फ्री मतलब कि जो विमेन लेड बिजनेसेस है ना, दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग, उन्हें कुछ पे नहीं करना टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है टू पे द एंटायर कॉस्ट फॉर गेटिंग सर्टिफाइड अंडर दिस प्रोग्राम, राइट। सर्टिफिकेशन प्रोसेस दैट इज नीडेड, तो उसकी जो कॉस्ट है वो सारी सरकार इंक्लूड कर रही है, दे रही है। सो गवर्नमेंट गारंटी कर रही है पेमेंट ऑफ 100% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द सर्टिफिकेशन कॉस्ट। ये स्कीम क्या है? 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो पहला तो कॉन्सेप्ट यही है, जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट, फोकसिंग ऑन कस्टमर, कि कस्टमर को जीरो डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट मिले। और दूसरी बात, जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, हम क्या कहते हैं, गो ग्रीन, तो सेम पॉइंट, जीरो इफेक्ट। जब आप उस प्रोडक्ट को बना रहे हो तो मेक श्योर कि जीरो वेस्टेज हो नेचुरल रिसोर्स की, एयर पॉल्यूशन जीरो हो, लिक्विड डिस्चार्ज, सॉलिड वेस्ट, ये सब कुछ जीरो हो। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ठीक है जी। अगली है इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। सबसे पहले तो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस स्कीम की मिनिस्ट्री है। इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, ये बेसिकली स्कीम अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, इट्स अ वे फॉर, मतलब ऐसी कोई भी प्रैक्टिस है ना जो कि दैट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड वुड, and you're doing it in a very sustainable and responsible manner, so you will get a certification confirming कि वो practices, वो activities जो forest और wood से related है वो sustainable और responsible manner में हो रही हैं। so एक national forest certification scheme है। ये scheme include करती है forest management certification पहला, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन दूसरा, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन तीसरा। मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है, और यहां पर ऑपरेटिंग एजेंसी कौन है, ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन कौन मैनेज कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। कृषि उड़ान स्कीम के अंदर 58 एयरपोर्ट्स कवर हो रहे हैं। ये स्कीम 2020 में लॉन्च करी गई थी ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स। किस लिए? फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए, तभी तो उनकी जो चेन है वो और ज्यादा इंप्रूव हो पाएगी। तो ये जो स्कीम है कृषि उड़ान स्कीम 2.0, इट वाज आल्सो अनाउंस्ड इन 2021 कि जो पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स है ना, 2.0 जो वर्जन है वो उसको फोकस कर रहा था। जैसे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हो फ्रॉम हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज, सो 2.0 वाज आल्सो अनाउंस्ड 2021 में, फोकसिंग ऑन दोज पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। इस स्कीम में करंटली इट इज कवरिंग 25 एयरपोर्ट्स दैट आर फोकसिंग ऑन नॉर्थ ईस्टर्न, हिली और ट्राइबल रीजन, बिसाइड 33 एयरपोर्ट्स जो बाकी दूसरे रीजन और दूसरे एरियाज में। तो 58 एयरपोर्ट्स आर कवर्ड अंडर कृषि उड़ान स्कीम। आगे चलते हैं। विकसित भारत एक्ट 2047 वॉइस ऑफ यूथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। 2047 का विजन क्या है कि आज का यूथ जिसके पास आइडिया है वो उसको सामने लेकर आए, है ना, एक्टिवली एंगेज करे आज का यूथ इन शेपिंग द नेशंस प्लान, प्रायोरिटीज, गोल्स, राइट। सो द विजन इज टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, 100th ईयर होगा इंडिपेंडेंस का। सो विजन बेसिकली हर एक डेवलपमेंट के हर एक एक्सपेक्ट को देखता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल प्रोग्रेस, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, सो ये पूरा विजन है।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला जो इनिशिएटिव है दैट इज यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। ये कहाँ फीचर हुआ? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में। ये बेसिकली इनिशिएटिव फोकस करता है कि जो बच्चे 8th क्लास से 12th क्लास तक के हैं उनको एम्पावर किया जाए विद एआई स्किल्स, कल्टिवेटिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई, इंस्पायरिंग देम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल डिजाइनर्स, यूजर्स ऑफ एआई। तो बच्चों को एम्पावर किया जाए विद असेंशियल एआई स्किल्स। और ये जो इनिशिएटिव है इट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव। कौन कौन इन्वॉल्व है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटेल इंडिया। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10,000 करोड़ एडवांस और दिया है टू मनरेगा फ्रॉम कंटिजेंसी फंड। तो बेसिकली बजट एलोकेशन जो था वो था 60,000 करोड़ का, और उसके ऊपर ओवर एंड अबव 10,000 करोड़ एडवांस और दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फ्रॉम कंटिजेंसी फंड। मनरेगा सबको पता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम स्कीम है। ये 2005 में लॉन्च करी गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देना इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। तो 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट किसी भी एडल्ट मेंबर को ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़े बिल्स पे। अब ये जो आगे हम पढ़ेंगे कुछ बिल्स आएंगे जो न्यूज में रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, चीजें साथ साथ कवर होती जाएंगी, टेंशन नहीं लेना। कहीं पर प्रोविजंस ज्यादा होंगे तो डरना नहीं है, साथ साथ कवर करवाऊंगी। लोकसभा क्लियर्स बिल्स फॉर विमेन्स कोटा इन J&K पुडुचेरी असेंबली। तो जम्मू लोकसभा ने 2 बिल क्लियर किए हैं। एक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2023। बेसिकली पूरा यही है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल। ये बिल क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन को एक्सटेंड करता है। उसके अंदर क्या है? 33% रिजर्वेशन विमेंस को दी जाती है पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बिल का मकसद है विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना इन दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कहां कहां की? पुडुचेरी की और जम्मू एंड कश्मीर की। तो आप एक तो ये बिल जो है ना 106 अमेंडमेंट एक्ट, ये जो नया बिल आया है इट इज एक्सटेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और पहले बार इस एक्ट के अंदर क्या था? 33% रिजर्वेशन दी जाती थी, और अभी ये जो नया बिल आया है ये इंक्रीज करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स इन दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ J&K एंड पुडुचेरी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023, ये बिल पार्लियामेंट ने पास किया विद राज्यसभा गिविंग असेंट टू इट। ये बिल बेसिकली अमेंड करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 को। ये क्या करता है एक्ट? ये एस्टैब्लिश करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। किस लिए? टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, वो इस एक्ट के तहत होती है। अब ये जो बिल आया है ये एस्टैब्लिश करता है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। सो दिस बिल सीक्स टू एस्टैब्लिश सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। कहां पर? तेलंगाना के अंदर। इसका नाम क्या होगा? समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली प्राइमरीली ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के अंदर एजुकेशन और रिसर्च जैसी चीजों को और बढ़ावा देना, ये इस बिल का मकसद है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल लेवल के कोर्सेज जो हैं वो सब होंगे। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होगी एट अ कॉस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, 889.07 करोड़। तो ये फिगर्स है ना, इसीलिए ध्यान में रखो। पार्लियामेंट पासेस पोस्ट ऑफिस बिल 2023। अब ये जो पोस्ट ऑफिस बिल है ना ये पहले तो रिप्लेस करता है 125 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को। अब इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ जिससे कि जैसे आप पढ़ते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। ये बिल ग्रांट करता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को अथॉरिटी। किस चीज की अथॉरिटी? कि वो कोई भी ऐसी आइटम ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इन दी, ऐसी आइटम कोई भी, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है टू ओपन इट या डिटेन इट, होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर इंटरसेप्ट। दे कैन डू एनीथिंग विद दैट एनी आइटम ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर वो नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट में हो। साथ ही साथ एक और प्रोविजन भी है, वो ये कहता है कि ऑफिसर्स जो हैं यहां पर वो लायबल नहीं है इन केस अगर कोई लॉस, मिस डिलीवरी, डिले, डैमेज हो जाता है इन कोर्स ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। तो एक तो ऑफिसर्स लायबल नहीं है और उनके पास ये अथॉरिटी है कि दे कैन ओपन, डिटेन और इंटरसेप्ट एनी आइटम इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक सेफ्टी। ठीक है।
टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा के अंदर। इस बिल के बहुत से फीचर्स हैं, तो टेंशन नहीं लेना, हम एक एक फीचर को कवर करते जाएंगे, मैं आपको समझाती जाऊंगी। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है ही और सामने सब कुछ लिखा भी हुआ है, तो ये नहीं है कि वहां से पढ़ा रहे हो, सब कुछ आपके सामने है, बस आप सुनने की कोशिश करना, साथ साथ सुन तो रही हो। चलिए, तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 सीक्स टू रिपील 3 ओल्ड लॉज: इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950। ये अमेंड करता है साथ ही साथ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 को। अब इस बिल में क्या क्या प्रोविजंस हैं? पहला प्रोविजन तो ये है, स्पेक्ट्रम which is a range of radio frequency that is given through auctions, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्शंस के थ्रू स्पेक्ट्रम दिया जाता है, लेकिन फॉर स्पेसिफिक यूजेस जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फॉरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, तो यहां पर इन स्पेसिफिक केसेस के अंदर इन स्पेसिफिक जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, यहां पर गवर्नमेंट असाइन करेगी डायरेक्टली, राइट? तो ये हो गई एक बात। और अगर लाइसेंस एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लाइसेंस, तो वहां पर वो कंटिन्यू होगा, इट इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ द ग्रांट। अगर कोई पीरियड नहीं दिया गया है तो इट विल बी वैलिड फॉर 5 years, राइट? अगर पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, अगर आपके पास लाइसेंस एग्जिस्ट करता है तो वो वैलिड होगा फॉर द पीरियड ऑफ देयर ग्रांट, ठीक है? सो साथ ही, अच्छा, इससे पहले एक ये इंफॉर्मेशन ये है कि प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एस्टैब्लिश करनी है, ऑपरेट करनी है, मेंटेन करनी है, एक्सपैंड करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए। और अगर आपके पास इन सभी चीजों का एग्जिस्टिंग लाइसेंस है तो वो कंटिन्यू रहेगा, इट विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ द ग्रांट, जैसे कि अब मैंने आपको बताया, या फिर फॉर 5 years, राइट? अब आगे वो बात रही स्पेक्ट्रम की, जो कि मैंने आपको बताई, वो है ये 2 पॉइंट्स कि स्पेक्ट्रम जो है, रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी गिवन थ्रू ऑक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर जो कि मैंने आपको बताया, वहां पर गवर्नमेंट असाइन करेगी डायरेक्टली, राइट? और साथ ही साथ इस बिल के अंदर और क्या प्रोविजन है? ये बिल इंट्रोड्यूस करता है ऐसे रूल्स, अगर आप स्पेक्ट्रम एलोकेट करना चाहते हो ऐसी कंपनी को दैट इज प्रोवाइडिंग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, सो बिल इंट्रोड्यूसेस सर्टेन रूल्स फॉर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम टू दी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की जो ऐसी कंपनीज जो प्रोवाइड कर रही हैं ये सर्विसेज, जैसे वन वेब हो गया फॉर एग्जांपल, राइट? साथ ही साथ ये बिल अलाउ करता है और क्या चीजें, मतलब कोई ऐसे सर्टेन सिचुएशन के अंदर रीजंस मेंशन है इस बिल के अंदर, बेस्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, बेस्ड ऑन सर्टेन रीजंस दैट आर मेंशन्ड इन द बिल, इट अलाउज फॉर मॉनिटरिंग या फिर ब्लॉकिंग ऑफ मैसेजेस बिटवीन 2 और मोर पीपल, राइट? एक ये हो गया प्रोविजन। फिर उसके बाद और क्या बातें हैं इसके अंदर? सेफ्टी कंसर्न्स या पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पर गवर्नमेंट टेम्परेरीली कंट्रोल ले सकती है ऑफ एनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और सर्विसेज, ताकि उस सिचुएशन को मैनेज करा जाए। साथ ही साथ स्पैम कॉल्स और मैसेजेस को टैकल करने के लिए टेलीकॉम कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दे विल अंडरगो। और क्या है इसके अंदर? लेट्स सी। So the bill amends TRAI Act to also allow individuals with at least 30 years of professional experience to serve as chairperson. Chairperson के लिए at least 30 years of professional experience and at least 25 year of professional experience to serve as member. ठीक है? और इसके अंदर एक फंड है जो कि एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द 1885 एक्ट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, टू प्रोवाइड फॉर टेलीकॉम सर्विसेज इन अंडरसर्व्ड एरियाज। सो बेसिकली ये जो फंड है ये एस्टैब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज इन अंडरसर्व्ड एरियाज। अब उसको रीनेम कर दिया गया है। रीनेम करके क्या करा है? डिजिटल भारत निधि। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है डिजिटल भारत निधि, और ये फंड बेसिकली साथ ही साथ यूज किया जा सकता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओटीटी एप्स को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विल रेगुलेट ओटीटी एप्स। और इस बिल के अंदर वेरियस ऑफेंसेस भी स्पेसिफाई किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज विदाउट ऑथराइजेशन और अनऑथराइज एक्सेस टू टेलीकॉम नेटवर्क या फिर डेटा, उससे क्या हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, फाइन लग सकता है अप टू 2 crore, राइट? और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। किस लिए? टू इन्वेस्टिगेट, to make decisions on civil offenses that are mentioned in the bill. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। एंड द ऑफिसर मस्ट बी द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। तो जितनी भी इस बिल के अंदर सारे प्रोविजंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगला चलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर
इलेक्शन कमिश्नर्स, राज्यसभा ने पास किया है ये बिल टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं इस पर्टिकुलर बिल के अंदर, लेट्स डिस्कस। ये बिल रिप्लेस करता है किसको? इलेक्शन कमीशन, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को। अब इस बिल के तहत क्या क्या है वो देख लेते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं। सीईसी, चीफ एंड इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पहली बात। अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी, उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन या फिर लीडर ऑफ लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी जो भी होगी लोकसभा के अंदर। इफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर गिव ऑर्डर ड्यूरिंग ड्यूटी के टाइम पे अगर वो ऑर्डर दे रहे हैं, सो कोर्ट कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट देम। इसका मतलब दे हैव लीगल प्रोटेक्शन फॉर डिसीजंस दैट आर मेड इन देयर ऑफिशियल रोल्स, तो वहां पर कोर्ट कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। एट प्रेजेंट सीईसी एंड फेलो जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका जो स्टेटस है, दे एंजॉय द स्टेटस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इस अमेंडमेंट के बाद भी गवर्नमेंट ने उसी स्टेटस को रिटेन किया ही है। जो सैलरी होती है इनकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की और बाकी कमिश्नर्स की, दैट इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। वन मोर अमेंडमेंट इन द बिल प्रोटेक्ट्स द सिटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। साथ ही साथ वर्किंग इन द ऑफिस, वाइल इन द ऑफिस, इस अमेंडमेंट के अंदर यही है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन पे कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो भी नहीं हो सकती एट बाय द टाइम दे आर सर्विंग, राइट। मोर ओवर जो सर्च कमेटी है विच इज टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग 5 नेम्स टू द सिलेक्शन पैनल, अब उसको कौन हेड करेंगे? यूनियन लॉ मिनिस्टर। पहले कौन हेड करते थे? कैबिनेट सेक्रेटरी वॉज लीडिंग दी सर्च कमेटी। ठीक है जी, ये हो गए सारे इसके प्रोविजंस। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। कब एस्टैब्लिश हुई थी? इट वॉज एस्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950। आर्टिकल 324 टू 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है विद इलेक्शंस एंड एस्टैब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स, और जो मेंबर है दे विल सर्व फॉर 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65। कोई रीअपॉइंटमेंट? नो चांस फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। न्यू साइंस म्यूजियम टू प्रमोट साइंस कल्चर इन दी कंट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज क्रिएटिंग न्यू साइंस सेंटर्स या म्यूजियम्स आप बोल सकते हो, थ्रू विच स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस इन द कंट्री। सो यहां पर कौन इन्वॉल्व है? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पर आपके पास एक लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। 25 साइंस म्यूजियम या फिर साइंस सेंटर्स इंडिया के अंदर करंटली दे आर फंक्शनल। कल्चर मिनिस्ट्री ने अप्रूव करे हैं 4 नए साइंस सेंटर प्रोजेक्ट्स, जबलपुर में, अजमेर में, कन्याकुमारी के अंदर और बीकानेर के अंदर। तो ये लिस्ट है, आप ध्यान में रख सकते हो। तो यहां पर अभी तक जितने भी हमने बिल्स कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट बिल्स है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन बिल के बहुत ज्यादा प्रोविजंस थे, राज्यसभा बिल ने बिल पास किया टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट, जितने भी इंपॉर्टेंट बिल थे वो सारे हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआईएसएफ रिप्लेस करेगी दिल्ली पुलिस को फॉर पार्लियामेंट सिक्योरिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि सीआईएसएफ, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, विल टेक सिक्योरिटी चार्ज ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग। किससे? दिल्ली पुलिस से। रही बात सीआईएसएफ की, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, पहली चीज ये ध्यान में रखना, इट वॉज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कब? 10 मार्च 1969। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 6 इंडियन हेरिटेज प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है वो मिला है, एंड यूनेस्को एशिया पैसिफिक प्राइज फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2023 हैज बीन अनाउंस्ड, जिसमें 6 विनर्स हैं इंडिया से। सो जो भी रिकॉग्नाइज साइट्स हैं, 5 चाइना से हैं, 6 इंडिया से और 1 नेपाल से। तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इन यूनेस्को वो देख लेते हैं। जैसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है वो किसको मिला है? रामबाग गेट इन अमृतसर। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन केरल के कुन्नामंगलम भगवती मंदिर में कर्णिकरा मंडपम अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी के अंदर है। अवार्ड ऑफ मेरिट, तो यहां पर कुछ नाम है, चर्च ऑफ एपिफेनी इन गुरुग्राम हरियाणा, डेविड सेसन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम मुंबई के अंदर, बीकानेर हाउस इन न्यू दिल्ली। तो ना आपको जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि चर्च ऑफ एपिफेनी कहाँ है,
4 ऑप्शंस दे दिए जाएं तो ध्यान में रखना गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, तो ऐसे भी याद रखना है ये सब चीजें। फिर उसके बाद पीपल हवेली पंजाब में और सिक्किमी चेन इन काठमांडू, दे वर अवॉर्डेड किस लिए? स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेटिव हेरिटेज प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ 6 साइट्स रही। अब उसके बाद बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है T2 टर्मिनल, नेम्ड अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स, और साथ ही साथ रिसीव किया है बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल ने वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023। कोई गया है तो बताना, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया ने अपने 2 टारगेट्स जो हैं ना एनडीसी के टाइम से पहले अचीव किए हैं। अब यहां पर वो कौन से 2 टारगेट हैं? ये दोनों टारगेट हैं। देखो पेरिस एग्रीमेंट के जो हर एक पार्टी है, इट इज रिक्वायर्ड कि अपना आप एनडीसी प्रोवाइड करो, जो भी नेशनली डिटरमाइंड आपके कंट्रीब्यूशन है, एंड यू अपडेट इट एवरी 5 ईयर्स ऑल्सो। तो 2 जो टारगेट इंडिया ने अचीव किए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि देखो अपनी एमिशन इंटेंसिटी को कम करना है। हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं, अब उस प्रोडक्शन में इकोनॉमिकली आप जितने आगे चले जाओ, लेकिन वो भी तो मेक श्योर करो ना कि वो चीजें एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप कम कर रहे हो। सो वो जो एमिशन कम कर रहे हो, यू हैव टू रिड्यूस इट, एंड यू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35%। कब तक? 2030 तक, फ्रॉम 2005 लेवल। ये एक टारगेट था। दूसरा टारगेट था इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। आप चाहते हो टू अचीव 40% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। तो ये जो 2 टारगेट हैं इंडिया ने अचीव किए हैं। अब यहां पर ये जो 2 टारगेट है, दे हैव बीन अचीव्ड वेल अहेड ऑफ द टाइम। अगस्त 2022 में इंडिया ने अपडेट किए अपने एनडीसी को, अकॉर्डिंग टू विच अब टारगेट जो है, ये 2 टारगेट है, आप देख लीजिए। रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी हो गया है 45 by 45%, वही 2030 तक एज कंपेयर टू 2005 लेवल। और वो अब जो कैपेसिटी है, वी नीड टू मीट 50% ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहां से आए? नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से बाय 2030। ठीक है जी। चलिए, अमृत भारत ट्रेन जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट करे, कहां से कहां तक ये चलेगी? अयोध्या से दरभंगा तक। और ये जो ट्रेन है ये इनकॉर्पोरेट करती है पुश पुल टेक्नोलॉजी, ताकि पैसेंजर का कंफर्ट और स्पीड एनहांस होती है इससे। पुश पुल टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे ट्रेन में आगे और पीछे 2 इंजन हैं, अब तो एक आगे से पुश और एक पीछे से पुल, तो एक पुश पुल, आप समझ रहे हो, तो दोनों एंड से, जिससे कि ट्रेन की स्पीड और ज्यादा एनहांस भी होती है। तो पुश पुल टेक्नोलॉजी पे ये ट्रेन चलती है। स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ट्रेन में जब हम होते हैं तो एक कभी ट्रेन रुकती है, ये पॉसिबिलिटी होती है ना, शॉक लगता है विद इन द ट्रेन, एक झटका सा लगता महसूस होता है, तो वो अब एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन के अंदर यूज हो रखा है सेमी परमानेंट कपलर्स, जो कि एलिमिनेट करते हैं दिस पॉसिबिलिटी ऑफ शॉक्स विद इन द ट्रेन। यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, वो नोटिफिकेशन है टू स्क्रैप एमफिल। तो यूजीसी ने ये नोटिस जारी किया है वेयर स्टूडेंट्स आर वांट कि अब एमफिल डिग्री परस्यू नहीं करें, क्योंकि अब ये रिकॉग्नाइज नहीं होती है। और इसी के साथ साथ कमीशन ने यूनिवर्सिटीज को भी ये बोला है नोट टू प्रोवाइड दिस प्रोग्राम, एंड एप्लीकेशंस जो है 2023-24 की जो भी एकेडमिक ईयर की, दे आर बैड, क्योंकि अब एमफिल जो है इट इज नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज। हालांकि जिसके पास एमफिल डिग्री है दैट वाज अवॉर्डेड प्रायर टू द पब्लिकेशन ऑफ दिस न्यू लेजिस्लेशन इन 2022, तो आपके पास अगर इससे पहले की आपने एमफिल करी हुई है वो वैलिड है। ठीक है। रही बात यूजीसी की, सो यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड कब? 28th of December 1953 by the then एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1956 में नवंबर के अंदर थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किसके अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। सितंबर 1994 के अंदर यूजीसी क्रिएटेड NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। कहां पर? बैंगलोर में। किस लिए? कंट्री में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। ठीक है जी। मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर मसरत आलम गुट, तो बेसिकली मसरत आलम फैक्शन, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेजिग्नेट किया है इस मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर मसरत आलम फैक्शन को एक अनलॉफुल एसोसिएशन फॉर 5 years, under which act? Anti-Terror Unlawful Activities Prevention Act, UAPA। UAPA एक एंटी टेररिस्ट लॉ है, 1967 में इंडिया के अंदर इनैक्ट किया गया था। ओवर द टाइम इसके स्कोप को एक्सपेंड करने के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए थे। 2004 में हुआ है, 2008 में, 2012 में, 2019
19 में। आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है ये डिस्कस कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। तो पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर, हाँ, इसीलिए तो क्रिटिकल मिनरल्स है। क्रिटिकल मिनरल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऐसे लगा लो, वो मिनरल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया की माइन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे कुछ 22 आप एरियाज लगा लो, मिनरल ब्लॉक्स लगा लो, अलग अलग 9 डिफरेंट स्टेट्स में, मतलब वेयर दे सस्पेक्ट कि हाँ देयर माइट बी दीज वैल्यूएबल क्रिटिकल मिनरल्स। तो अगर फिगर आउट हो गया कि कौन से मिनरल्स कहां पर है, फिर गवर्नमेंट विल डिसाइड टू ऑक्शन द राइट्स टू एक्सट्रैक्ट, टू यूज दीज मिनरल्स। जो भी इंटरेस्टेड कंपनीज है फिर ऑक्शन होगा। जो आइडेंटिफाइड ब्लॉक्स हैं, जैसे अभी यहाँ पर 22 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की बात करी जा रही है, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जा सकते हैं, जैसे कोबाल्ट, टाइटेनियम, गैलियम, वेनेडियम, टंगस्टन, लिथियम, राइट। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं फॉर मेकिंग एडवांस प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। सो इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं 22 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स फ्यूचर माइनिंग के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया की माइन इंडस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किए हैं 22 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स अक्रॉस 9 स्टेट्स। कुछ वाइटल रिजर्व्स के नाम जैसे कि कोबाल्ट, लिथियम, ये सारे यहाँ पर मेंशन हैं जो कि आई हैव शेयर्ड। मोस्ट ब्लॉक्स जो होंगे दे आर बीइंग सर्वेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी। द प्रोस्पेक्टिव ब्लॉक्स ये जितने भी हैं मिनरल रिच स्टेट्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये सारे स्टेट्स के नाम और साथ साथ उनके जो भी स्पेसिफिक मिनरल्स वहां पाए जा सकते हैं वो है कोबाल्ट इन कर्नाटका, टाइटेनियम, गैलियम एंड वेनेडियम झारखंड के अंदर, टंगस्टन डिपॉजिट्स महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, और वेनेडियम के रिजर्व्स अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बिहार के अंदर। पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने लॉन्च किया है पावर ग्रिड विश्राम सदन। सो विश्राम सदन जो है पावर ग्रिड का वो बहुत बेनिफिट करेगा टू द पुअर पीपल जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं। एक 2 स्टोरी रेस्ट हाउस है जो कि बिल्ड किया गया है एट अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़, इसमें 270 बेड है। रही बात पावर ग्रिड की, तो ये एक शेड्यूल ए महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कब एस्टैब्लिश हुई? 23 अक्टूबर 1989 बाय विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस। ठीक है। इंडिया स्टील प्रोड्यूसर का, इंडिया बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंडिया बन गया है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। तो स्टील प्रोडक्शन का स्टेटस इंडिया के अंदर क्या है? 2022-23 में इंडिया एक्सपोर्ट करा 72 मिलियन टन्स ऑफ फिनिश्ड स्टील, इंपोर्ट किया 6 मिलियन टन्स। 2050 तक इंडिया प्रोड्यूस करेगा 435 मिलियन टन्स। स्टील सेक्टर जो इंडिया के अंदर है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है ओवर द लास्ट डेकेड, और प्रोडक्शन बढ़ा है। 2008 से अगर आप देखो सिंस 2008 प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 75%। और अगर मैं पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन आपको बताऊं इंडिया के अंदर, तो वो है 86.7 किलोग्राम इन फाइनेंशियल ईयर 23। अच्छा, अब चलते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज पे। रिलायंस जियो इन्फोकॉम और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने कोलैबोरेट किया है एंड दे हैव लॉन्च भारत जीपीटी प्रोग्राम। रिलायंस जियो इन्फोकॉम इज अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन आकाश अंबानी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल जो कि है ऑकलैंड न्यूजीलैंड में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ओपन करने का प्रपोजल है, जिससे दोनों देशों में डिप्लोमेटिक टाइज और भी अच्छे होंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है टू एस्टैब्लिश सब्सिडाइज स्टैपल फूड स्टोर्स, कहां पर? दिल्ली मेट्रो स्टेशन में। सो ये स्टोर्स कौन देखेगा? इट विल बी ओवरसीन बाय नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने एक्वायर किया है डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म डाउटनट। ठीक है जी। गजराज सुरक्षा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गजराज सुरक्षा किस लिए है, ये एक AI बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम है। AI बेस्ड है, एक सर्विलियंस सिस्टम है ताकि एलिफेंट के डेथ को प्रोटेक्ट किया जाए बाय इंडियन रेलवेज। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने, अगले आर्टिकल, अगली शॉर्ट न्यूज पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 10,000 जन औषधि सेंटर। कहां पर? एम्स देवगढ़ के अंदर। ये जो बेसिकली जन औषधि सेंटर की बात होती है ये होती है अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये स्कीम कब लॉन्च करी गई थी? 2015 में। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने इनॉग्रेट किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स एक्सपो 2023 कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। अगला न्यूज के अंदर यह है कि इंडिया में अभी 23 वंदे भारत ट्रेन रन कर रही हैं और ये मिशन है कि हम इसको 4500 वंदे भारत ट्रेन तक लेके जाएंगे बाय 2047। एक फेस्टिवल का नाम है जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, वो फेस्टिवल है शार अमरतला तौरकिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये फेस्टिवल एनुअल फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद इंडिगो हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। पहली इंडियन एयरलाइन टू ट्रांसपोर्ट कितने मिलियन पैसेंजर्स? 100 मिलियन पैसेंजर्स इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर। और अभी तो ये JN1 की कितनी बात हो रही है। JN1 जो वेरिएंट कोविड-19 का डिटेक्ट हुआ है, इट वॉज डिटेक्टेड इन कहां पर? केरला। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा इनॉग्रेटेड पहला इंटरनेशनल संघ फोरम 2023 कहां पर? बोध गया में, बिहार में। एक सेक्रेट प्लेस है जहां पर गौतम बुद्ध ने अटेन किया था एनलाइटमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट स्टेप्स इनिशिएट कर रही है किस चीज के लिए? न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। कितने से कितने तक? 7480 मेगावाट से 22,480 मेगावाट तक बाय 2031-32। अब चलते हैं हमारे नेशनल न्यूज के बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस से जुड़ी हुई न्यूज रही हैं दिसंबर के अंदर, वो देख लेते हैं। सो मूविंग ऑन, S&P प्रिडिक्ट्स इंडिया, बेसिकली रेटिंग एजेंसी S&P ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी बाय 2030 और उन्होंने जो एस्टिमेट करा है कंट्री की जीडीपी ग्रोथ का, दैट इज इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है इट विल रीच टू 7%। कब? इन द फाइनेंशियल ईयर 26-27। और इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फॉर 24-25 वो कितना है? 6.4% उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट बताया है एस्टिमेटेड। भारती एयरटेल 8th कंपनी बन गई है टू सरपास 6 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 6 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली 8th कंपनी है भारती एयरटेल और वो इस लीग के अंदर आ चुकी है जिसमें बाकी इंडियन जायंट्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, ये सभी के सभी नाम। ठीक है। इंश्योर इंडिया कैंपेन सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो पहले तो ये पूछेंगे कि इंश्योर इंडिया कैंपेन किसका है? ये HDFC लाइफ ने लॉन्च किया इंश्योर इंडिया कैंपेन और ये इसने सेट किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर क्रिएटिंग लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्फी मोज़ेक मेड फ्रॉम 19,097 फोटोज जो कि इंडिविजुअल्स ने क्लिक करी अंडर दिस कैंपेन। इस कैंपेन का पर्पस ये है कि लोगों में लाइफ इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस जनरेट करे और HDFC लाइफ का ये विजन है कि 2047 तक ये एम है कि टू इंश्योर की लाइफ इंश्योरेंस फॉर ऑल हो। ठीक है जी। पॉलिसी रेट है, कुछ रेपो रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, तो वो कितने कितने हैं वो आपको याद रखने हैं। तो RBI ने पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज and it is at 6.5%. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है? 6.25%. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट कितना है? 6.7%. और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन जो करी है फॉर दिस करंट ईयर 23-24 इट हैज बीन रिवाइज्ड। पहले थी 6.5%, अब उसको करी है 7%। RBI ने जो आप UPI पेमेंट करते हो ना, अगर UPI पेमेंट हेल्थ केयर के लिए कर रहे हो या एडुकेशन के लिए कर रहे हो तो UPI पेमेंट की लिमिट RBI ने बढ़ा दी है। वो पहले थी 1 लाख और अब उसको बढ़ाकर कर दिया है 5 लाख। ठीक है, बस इतनी सी बात है और इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब बात करते हैं NECL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगाओ जहां पर जैसे कि आप लोन लेते हो, लोन डिफॉल्ट हो गया, एक्टिव है, क्या है, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है एक जगह पर आ जाए तो चीजों को और ज्यादा, आपके जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं उसको स्ट्रीमलाइन करो, डेटा मैनेजमेंट और ज्यादा इंप्रूव हो गया, सर्विस डिलीवरी और ज्यादा एनहांस हो जाती है, राइट। तो इसी के चलते काफी बैंक अब नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें अभी जो न्यूज है वो ये है कि RBL बैंक भी जुड़ा है और RBL बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो अब इससे क्या होगा, उन्होंने इसको साथ में लिंक किया है विद E-साइन एंड दिस E-स्टैंपिंग। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस ऑफर करना, ताकि देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। वो जो हमारा ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड प्रोसेस होता था उसकी जगह चीजों को और एफिशिएंट करना, डिजिटल वर्कफ्लोज को और ज्यादा सिक्योर करना, एंड यू आर एनेबलिंग, यू आर इनकॉर्पोरेटिंग E-स्टैंपिंग एंड E-साइन इन इट।
इसको मैं सिंपल करती हूँ आपके लिए। सेबी ने प्रपोज किया है कि इंस्टेंट सेटलमेंट हो इंडियन स्टॉक मार्केट में। बेसिकली बात ये है ना कि आप शेयर खरीदते हो, आपने आज शेयर लिया, कभी आपने शेयर बेचा, तो जब आपने शेयर खरीदा तो वो आपको दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है आपके पोर्टफोलियो में भी एक दिन बाद। एक साइकिल होती है, जैसे T+1 की हो गई। तो यहाँ पर अगर आपने शेयर बेचा, वो सेटलमेंट, वो अकाउंट में पैसे वापस आए, वो भी एक दिन लेता है, अगर T+1 की सेटलमेंट हो गई। तो यहां पर अब ये सेबी ने प्रपोज किया है कि ये जो सेटलमेंट होगी वो उसी दिन होगी। T+0 सेटलमेंट साइकिल, मतलब आज लिया तो आज ही वो रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा आपको अब शेयर, अगर आपने खरीदा। अगर आपने शेयर बेचा तो आपके अकाउंट में पैसे जितने भी आपने शेयर से लिए वो वापस आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो, तो वो सेम डे हो। ये पूरी न्यूज है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। उसके बाद सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि बाय सेंचुरी एंड भारत जो है, इंडिया जो है, इट विल बी वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमिक पावर। सो इंडिया की जीडीपी विल बी 90% लार्जर देन चाइना, और अमेरिका से 30% लार्जर होगी। इंडिया जो है, मतलब फ्रॉम 2024 टू 2028 इंडिया मेंटेन करेगा एक स्ट्रॉन्ग एवरेज ग्रोथ ऑफ 6.5%, और 2032 तक इट विल बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया है क्या, एक न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है ट्यूलिप। इसकी फुल फॉर्म है टर्म विद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस कर लेते हैं, इंश्योरेंस प्लान होता है, प्रीमियम पे करना होता है, तो इसके अंदर क्या है, डबल प्रॉफिट इंश्योरेंस प्लान एक तरीके से लगा लो। जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना, तो वो प्रीमियम क्या है, एक तो चला गया आपका इधर जो आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में एक अमाउंट चला गया, दूसरा अमाउंट चला गया आपकी इन्वेस्टमेंट में, राइट। तो ये है दिस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, एंड ये क्या करेगा, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड लाइफ कवरेज ऑफ अप टू 100 टाइम्स जो आपका एनुअल प्रीमियम है। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली कस्टमर की जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको ज्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। कस्टमर, इट इज एम्ड एट टेकिंग केयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स। आपसे सवाल ये क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये किसने लेकर आया है, कौन लेकर आया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। ई स्वर्णा क्या है, एक क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड तो है, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है, किसके साथ, रुपे नेटवर्क है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये बाकी जो क्रेडिट कार्ड आपको कॉम्प्लीमेंट्री फैसिलिटीज देते हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लॉन्च एक्सेस कार्ड, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, वो सब भी होगा इसके अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है यूपीआई पेमेंट्स भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली फिजिकल और डिजिटल दोनों स्मूथ ट्रांजेक्शन हो सकती है। ठीक है जी। कौन सा बैंक किसने लॉन्च किया है, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। अगली न्यूज पे चलते हैं जो बात कर रहा है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIBs। क्या है ये, बैंक अगर कोलैप्स हो जाए, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री इकोनॉमी को चला रहा है, एक बैंक है, अगर वो कोलैप्स हो गया तो इकोनॉमी तो गई। तो ये ना हो तो क्या किया, ऐसे सबने सोचा, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड की कंट्रीज ने सोचा कि हम क्या करते हैं, जो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है DSIB, उनकी एक लिस्ट निकालते हैं। हम भी निकालेंगे। आरबीआई ने क्या आइडेंटिफाई किया, सो आरबीआई ने बताया 2015 में SBI का नाम आया इस लिस्ट में, DSIB में। 2016 में ICICI का आया, 2017 में HDFC का आया। ठीक है। अब न्यूज क्या है, ये आपको पता चल गया, ये DSIB है, इंपॉर्टेंट बैंक्स है। बकेट है, बकेट 1 से लेके बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5, राइट। जैसे जिस बैंक के ज्यादा असेट्स हैं तो वो उस हिसाब से ऊपर 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 जाता जाता है। तो अभी अगर आपसे पूछा बकेट 1 में कौन है, ICICI बैंक, बकेट 2 में HDFC बैंक, और SBI किधर चला गया है, बकेट 4 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला गया अपना बकेट 4 में। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हुए हैं ऑफ सम स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल सेविंग स्कीम मतलब आप ऑब्वियसली सेविंग्स करते हो, आपको ब्याज मिले, तो कुछ स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड किया गया है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बता दूंगी। जैसे पोस्टल डिपॉजिट के अंदर आपका सेविंग अकाउंट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड मंथली इनकम स्कीम हो गया, या फिर आप इन्वेस्ट करते हो नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर, किसान विकास पत्र में ब्याज मिले, है ना, सेविंग सर्टिफिकेट हो गए। तीसरा जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में,
जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, तो ये आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। अभी क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हुए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट रेट था वो पहले था 8%, अब वो इंक्रीज कर दिया गया है बाय 0.20%, तो अब हो गया 8.20%, राइट। किसान विकास पत्र का 7.5% मिलेगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% मिलेगा, ठीक है जी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% मिलेगा, वही सुकन्या समृद्धि अकाउंट का तो मैंने बता ही दिया 8.2% हो गया है, ठीक है। तो यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 22 जनवरी 2015, सो 22 ऑफ जनवरी 2015 को ये योजना लॉन्च करी थी एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इस स्कीम का पर्पस ये है कि जो गर्ल चाइल्ड है इसके अंदर उनकी वेलफेयर उसको प्रमोट करना, कि जब बच्चे पैदा हुए हैं वो पढ़े, उनकी मैरिज, तो ये सब कुछ के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो है 250 पर ईयर की, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो है 1,50,000 पर ईयर, ठीक है जी। अच्छा, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, तो ये क्या है मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, अभी तो सेल चल रही है, अमेजन पे कर ली, फ्लिपकार्ट पे कर ली, कहीं पर भी, अब पता नहीं चल रही है नहीं चल रही, बट शॉपिंग करते हैं जब हम, तो फाइनली पैसे ही देंगे। शॉपिंग का मतलब क्या है, पैसा खर्ची है। तो जब आप ट्रांजैक्शन के लिए आते हो तो अपनी डिटेल्स डालते हो, अपने जो कार्ड की डिटेल्स हैं वो डालते हो, तो वो कार्ड की डिटेल्स तो सेव हो गई उनके पास, मर्चेंट के पास, तो वो ना हो, है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि आज के टाइम पे डिजिटल पेमेंट्स और ज्यादा सिक्योर हो, सेफ हो। तो इसी के चलते यहां पर जो पहले जो आप कार्ड डिटेल्स जो स्टोर हो जाती थी मर्चेंट के पास, उनको बोला जाता है कार्ड ऑन फाइल। अब टू मेक श्योर कि डिजिटल पेमेंट्स और सेफ हो, सिक्योर हो, वो सेफ नहीं हो आपकी इंफॉर्मेशन, तो एनेबल किया गया है आरबीआई के द्वारा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। इसका मतलब आपको एक टोकन नंबर जो है, एक टोकन रैंडमली जनरेट कर दिया जाएगा, वो टोकन नंबर आप डालें, वो एक ऑल्टरनेट कोड हो गया। इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी एक्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल डालें या डेबिट कार्ड डिटेल डालें, उसकी जगह आप वो टोकन नंबर डालें, क्योंकि इस टोकन नंबर का उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के बाद उसके बाहर कोई भी उसका यूज नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो, इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो चीजें सेफ हो गई, चीजें सिक्योर हो गई। अब ये जो टोकन है वो आप मोबाइल ऐप बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू टोकन जनरेट करा सकते हो, और ये आपकी मर्जी है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एट एनी टाइम जो भी कार्ड होल्डर है दे में टोकनाइज द कार्ड, ठीक है। चलते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज पे। फिच रेटिंग एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया जो है इट विल बी अमंग दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज, और 2024-25 की जीडीपी ग्रोथ कितनी हो, 6.5% उनका कहना है। करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इट पेक्स जीडीपी ग्रोथ एट 6.9%। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया प्रोवाइडेड असिस्टेंस कितने की, $1.34 बिलियन की, किसको, यूक्रेन को दी गई, ठीक है। ओला ने पहली बार, मतलब कोई ऑटो कंपनी 20 सालों में अब कोई आएगी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, सो उसमें से जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ओला इलेक्ट्रिक। इंडिया मेक्स फर्स्ट एवर रुपी पेमेंट, पर क्रूड ऑयल परचेज करा फ्रॉम यूएई, और हमने पहली बार वी हैव मेड रुपी पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएई। फेडरल बैंक एक बहुत ही प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको अवार्ड किया गया है क्या, बैंक ऑफ द ईयर बाय द बैंकर, एक रिनॉन्ड पब्लिकेशन है अंडर द फाइनेंशियल टाइम्स अम्ब्रेला। सो विच बैंक, फेडरल बैंक, टाइटल क्या मिला है, बैंक ऑफ द ईयर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड। तो फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। इसके अंदर ये डिजाइन किया गया है आज के नए जो डिमांड्स हैं न्यू एज कस्टमर के, उसके हिसाब से सारी ऑफरिंग्स भी यहाँ पर दी जाएंगी। बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका एम है जो विमेन्स जो 18 या 18 से ऊपर की हैं उनको कैटर कर रहा है, ताकि दे हैव विद दैट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम जिनकी है, राइट। तो नारी शक्ति सेविंग अकाउंट उनके लिए है। पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस, दे गेट्स अ न्यू नेम, दे रीब्रांड एज गृहम हाउसिंग फाइनेंस, बस ये याद रखना। एडीबी ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन को रिवाइज करके फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए बोला है 6.7%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है किसके साथ, जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ, किस लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, और कितने का, 70 मिलियन यूरोस, मतलब अबाउट 630 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है एक लोन, कितने का, 37 बिलियन जापानीज येन का, किस लिए, फॉर दिस दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
कॉरिडोर। इंडिया की इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू IMF इट विल ग्रो कितने परसेंट? 6.3% से इन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25। ठीक है, IMF के हिसाब से इंडिया जो है वो एक स्टार परफॉर्मर इमर्ज करी है एंड इज प्रोजेक्टेड कि वो कंट्रीब्यूट करेगी टू मोर देन 16% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। ये कौन कह रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 2023 के दिसंबर के करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर दी सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।